Hello everyone, good morning. I hope you all are doing well. My name is Divash Dwivedi. I welcome you on behalf of घटना सूत्र, जहां पर हम 12 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को लेके आपके सामने आए हैं। ये जो करंट अफेयर्स हैं, अगर आप देखेंगे वेरियस न्यूज़पेपर के साथ साथ अगर आप देखें पीआईबी है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, यहाँ से ये आर्टिकल लिए गए हैं जो यूपीएससी के अलावा जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है उनसे संबंधित हैं या उनके टॉपिक को कैटर करते हैं। अब अगर आप बात करें कि आज कौन कौन से आर्टिकल हैं, उनमें आप देखेंगे जो प्रीलिम्स संबंधी आर्टिकल है, पहला आर्टिकल है जो पीआईबी में है, भारत में प्लास्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं, उससे संबंधित है। और ये क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या चिंताएं हैं इससे संबंधित, प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए क्या भारत ने स्टेप्स हैं, उन सबको देखेंगे। फिर आप देखोगे 8वां एशियान या आसियान भारत व्यापार समझौता आईटीगा समिति की बैठक हो रही है, पीआईबी में आर्टिकल, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर आप देखोगे कि 2 लाख कोशिकाएं, 523 मिलियन कनेक्शंस, वैज्ञानिकों ने सबसे विस्तृत कार्यात्मक मस्तिष्क मानचित्र तैयार किया, तो इसके बारे में देखेंगे कि ये मस्तिष्क मानचित्र क्या होता है, और भी कुछ अगर मस्तिष्क के बारे में देखेंगे समझेंगे वहाँ पर। फिर अगला आर्टिकल, चौथा आर्टिकल बात करेगा ट्रंप के टैरिफ की कहानी, जो आप देखेंगे जो अभी इस टाइम पे काफ़ी मुद्दे में है कि ट्रंप ने अभी विश्व के जो भी देश हैं जिनसे भी उसका व्यापारिक घाटा था उन पर उसने टैरिफ लगाई है, और उसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट सोचा है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में उथल पुथल देखने को मिल रही है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। फिर 5वां आर्टिकल बात कर रहा है दूसरा 1991 का दौर की, 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, उन रिफॉर्म्स को लेके जो बेनिफिट्स हुए उसके बाद वहीं कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूरत हो रही है कि एक और ऐसा रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे देश अगर चाइना का अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ऐसे में अगर भारत जो अपने अंदर जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो पॉलिसी है या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो लॉज है उसको अगर बेहतर बनाता है, उसको सिंप्लीफाई करता है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आ सकती है। साथ ही अगला आर्टिकल जो बात करेगा डॉलर गिर रहा है, ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है, तो बॉन्ड डील्स क्या होते हैं, बॉन्ड डील्स कब बढ़ते हैं, ऊपर नीचे कब होते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट होता है, या गवर्नमेंट पर क्या इफेक्ट होता है, इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर एल नीनो लानीना एंसो के बारे में जानेंगे। एक और अभी रिसर्च में पता चला है कि इस बार एल नीनो नहीं आएगा, उसको खारिज किया है। फिर अगला आर्टिकल बाबा साहब व गांधी जी के जो विचार हैं उनसे संबंधित है कि क्या असमानताएं थी, क्या समानताएं थी, कुछ फैक्ट्स जो इनसे संबंधित वह भी हम चर्चा करेंगे। फिर लास्ट आर्टिकल हम बात करेंगे बीजिंग इंडिया रिपोर्ट की, जो महिलाओं पर जो जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उसकी बात करती है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं भारत में प्लास्टिक की। अगर आप बात करें अप्रैल 2025 तक, रसायन व पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालय के तहत रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग ने पेट्रोकेमिकल्स की नई योजना के तहत भारत में 10 प्लास्टिक पार्क को मंजूरी दी है। सरकार परियोजना लागत के 50% तक अनुदान कर सकती है, प्रत्येक पार्क के लिए 40 करोड़ तक की सीमा है। हालिया स्वीकृति 2022 में गोरखपुर और गंजीमुट्टू कर्नाटक में हुई है। तो ये तो बात हुई कि 10 प्लास्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं। अब ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं ये भी आपने देख लिया, समझ लिया। इसके बारे में अगर आप देखें, प्लास्टिक पार्क एक विशेषीकृत औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जो प्लास्टिक संबंधी उद्योगों को समर्पित होते हैं, जिसमें प्रसंस्करण करना, रिसाइकलिंग, उत्पाद विकास शामिल होती है। अब इसमें अगर आप देखें जो बिखरे हुए प्लास्टिक हैं उनको क्या करना, प्रसंस्करण कर उनको बेहतर उनका नव निर्माण करना एक तरह से देखें। फिर निवेश व निर्यात रोजगार को बढ़ावा देना इस क्षेत्र में, अपशिष्ट प्रबंधन करना, रिसाइकलिंग के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करना। प्लास्टिक पार्क भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्लस जो प्लास्टिक होते हैं उसको हम यूज करके फेंक देते हैं और उसे जो डिग्रेड होने में कई साल लग जाते हैं, और ये जो चुनौती है इसकी वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो, हर एक जो पोल्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं कॉज बनता है। तो प्लास्टिक को रिसाइकल कर लिया जाए, रीयूज कर लिया जाए, ये बेहतर विकल्प हो सकता है। इस दिशा में सरकार ने यह प्रयास किया। अगर आप बात करें प्लास्टिक पोल्यूशन की, तो आपको पता है प्लास्टिक पोल्यूशन अगर आप बात करें तो वह स्थिति होती है जब प्लास्टिक क्या होता है, जैव अपघटित नहीं हो पाता, अब भूमि जल वायुमंडल को लगातार प्रदूषित करते रहते हैं। आपको पता है कि 2 तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, आप देखें जैव निम्नकारी या बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैव निम्नकारी। तो जो मिट्टी में मिल जाते हैं या उसमें क्या समाहित हो जाते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, चाहे गोबर हो या बहुत सारे ऐसे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, लकड़ी है, ये तो हो जाता है कैसा, जैव निम्नकारी। लेकिन जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये क्या होते हैं, ये मिट्टी में नहीं मिल पाते हैं और लगातार कई वर्षों तक, कई दशकों तक मिट्टी को प्रदूषित करते रहते हैं। ये अजैव निम्नकारी प्रदूषक होते हैं। इनके बारे में आपने देखा। अगर आप भारत में बात करें ना, तो भारत में 35 लाख टन से अधिक अभी प्लास्टिक पोल्यूशन विद्यमान है। अब ये किसका डाटा है, ये सीपीसीबी का डाटा है, सीपीसीबी का डाटा 2022 का।
तो आप देखेंगे कितनी बड़ी समस्या प्लास्टिक की दिखाई देती है, जिसमें आप पाओगे जो 60% योगदान है कहीं ना कहीं शहरों का दिखाई देता है। अब बात है ये, अब सोचेंगे कि सरकार क्या प्रयास कर रही है फिर, तो आप देखोगे कि अभी भी अगर आप देखें रिसाइकलिंग की बात करें, देखिए ऐसा माना जाता है ईपीआर और बहुत सारी ऐसी पॉलिसी लाएगी कि जो कंपनी प्लास्टिक को बना रही हैं वही उसको रिसाइकिल करें, लेकिन अब 100 में से 60 प्लास्टिक को ही रिसाइकिल हम कर पा रहे हैं। इसका मतलब जो 40 प्लास्टिक है भारत में वो कहीं ना कहीं ओपन पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। और इस वजह से भारत क्या दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में है, टॉप 10 में जो प्लास्टिक पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप बात करें जो 40% है वो 43 या 45% के आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक का है। एसयूपी सिंगल यूज प्लास्टिक इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है। अब उसमें दिक्कत यही आती है कि हम क्या करते हैं, बैग हो, स्ट्रॉ हो, जो पानी की बोतल है आप देखते होंगे उसको हम ओपन फेंक देते हैं। फिर क्या है कि जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता। आपको पता है कि कुछ ही शहर ऐसे हैं जो भी वेस्ट को बेहतर मैनेज कर पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहल शुरू की है, जिसमें रैंकिंग दी जाती है शहरों को। इंदौर जिसमें 6-7 बार लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। तो उस तरह से कुछ ऐसे शहरों में लगातार एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें जो 40% जो प्लास्टिक है ओपन जो सॉइल है एनवायरनमेंट में जा रहा है। जन जागरूकता की कमी, आपको पता है कि लोग कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, है ना, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। औद्योगिक अपशिष्ट आप देखेंगे नदियों पे जाके मिल जाता है, बाहर डंपिंग साइड में फेंक दिया जाता है, रूल्स रेगुलेशन इतने टाइट नहीं है, तो ये तो समस्या होती है। तो ये तो प्लास्टिक करता है समस्या। अगर आप देखें इसके प्रभाव की अगर आप बात करें प्लास्टिक के, तो आपको पता है कि जो सॉइल की जो क्वालिटी है, मृदा की जो गुणवत्ता है, उसको ये क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। इससे उर्वरक जो क्षमता है उसकी फर्टिलाइज या तो उसकी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि जो आप देखेंगे जो वाट जलीय जीवन है, जलीय जीवन की अगर आप बात करें, जो पानी में जीव रहते हैं, चाहे मछली हो चाहे कछुए हैं, वो प्लास्टिक निगल जाते हैं, मृत्यु का कारण बनते हैं। बहुत सारी सार्क को आप देखते होंगे कि उनके ऊपर बहुत सारा प्लास्टिक चिपका हुआ है। तो ये वजह से क्या होता है कि जो जल में जीव रहते हैं वो उनके ऊपर भी नकारात्मक उसका प्रभाव पड़ता है। फिर माइक्रो प्लास्टिक बहुत सारा बन जाता है। अगर आप देखोगे माइक्रो प्लास्टिक, एक बार सैटेलाइट से इमेज ली गई थी, पता चला था कि जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक पैच देखने को मिला था। अब वो जो पैसिफिक पैच था वो बात कर रहा था किसकी, कि पैसिफिक में क्या है, माइक्रो प्लास्टिक का बहुत बड़ा ढेर है वहाँ पर, और जो कहीं ना कहीं जो आप देखो ओशियंस को कहीं ना कहीं निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये तो बात हो गई। फिर आप बात आती है कि क्या सरकार ने कुछ प्रयास किए, कुछ स्टेप्स उठाए हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके। तो आप पाओगे कि सरकार की अगर गवर्नमेंट स्टेप्स की बात करें तो सरकार ने 2022 में ही सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था। तो हालांकि अगर अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन सरकार ने इसको बैन कर दिया था। फिर आप देखोगे प्लास्टिक जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए गाइडलाइन आई, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइन आती है या रूल आता है 2016 में। फिर उसको अमेंडमेंट 2021 में किया जाता है, और उसमें बात होती है कि किस तरह से क्या करना है और प्लास्टिक को क्या करना है, मैनेज करना है। और उसी में बात होती है किसकी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है कि जो कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट कर रही है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मात्रा में जो प्लास्टिक उसको ट्रीट करे। फिर सरकार SBM लेके आती है, स्वच्छ भारत मिशन लेके आती है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी लेके आती है सरकार कचरा प्रबंधन के लिए। साथ ही साथ यूएनएप के साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, उसके साथ बीट प्लास्टिक पोल्यूशन पहल भारत में चल रही है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब अगर बात की जाए कि क्या समाधान इसके हो सकते हैं, तो आपको पता है 3R का यूज होना चाहिए। 3R अगर आप इसे आंसर्स में लिख सकते हैं। 3R में अगर आप बात करेंगे, रिड्यूस होना चाहिए, मतलब कि प्लास्टिक पोल्यूशन कम किया जाए। रीयूज होना चाहिए, प्लास्टिक को दोबारा से उसको यूज़ कर लिया जाए मल्टीपल टाइम। और रिसाइकल होना चाहिए, अर्थात उसी प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। फिर EPR जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सख्ती से लागू किया जाए। लोकल जो अथॉरिटीज़ है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए। बायोडिग्रेडेबल जो विकल्प हैं उनको प्रोवाइड कराया जाए। आप देखते होंगे बहुत जगह आपकी जो चम्मच हैं कहीं ना कहीं लकड़ी के आ गए हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो प्लास्टिक के चम्मच उसको रिप्लेस करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा जागरूकता बढ़ाई जाए, स्टार्टअप इनोवेशन भी इसमें लाया जाता है। ये तो बात हो जाती है किसकी, प्लास्टिक पोल्यूशन की। अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि प्लास्टिक का पोल्यूशन लगातार इंडिया में बढ़ता जा रहा है, सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं और क्या चैलेंजेज है, इस पर आप बताइए। इस तरह से क्वेश्चंस को आप यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। फिर सरकार के बारे में कुछ और यहाँ पे पहले प्लास्टिक को लेकर जब देखें उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना है, यहाँ पे पुणे और यहाँ पे किया गया। फिर आप देखो कौशल विकास केंद्रीय पेट्रोकेमिकल ये है यहाँ पे। भारतीय प्लास्टिक पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में बात कर रहा है, और नीति और वैश्विक साझेदारी के बारे में बात करके भारत सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत को बढ़ावा दे रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी अर्थात एक आइटम को दोबारा यूज़ करना, उसके प्लास्टिक को दोबारा यूज़ करना, तो इस तरह से क्या करना, सर्कुलर इकोनॉमी बनाना, जिससे नए प्लास्टिक को ना कम से कम बनाया जाए। तो ये तो बात हो गई किसकी, इस आर्टिकल की।
अगला आर्टिकल बात कर रहा है भारत में आयोजित होगा 8वां आसियान भारत में व्यापार वस्तुओं का समझौता आईटी का। भारत ने 7 से 11 अप्रैल नई दिल्ली में वाणिज्य भवन में हाइब्रिड रूप से ये जो है आईटीगा है इसकी 8वीं बैठक का आयोजन किया। यह बैठक आसियान भारत व्यापार वस्तुओं के समझौते की समीक्षा आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण मिलकर पत्थर साबित हुई है। अब मूल रूप से 2009 में से हस्ताक्षर किया गया था। आसियान देशों की बात करें, इनमें आता है लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई व फिलीपींस। तो ये आते हैं किसमें, आसियान देश में। इसके अलावा अगर आप बात करें आईटीगा के बारे में, एक मुक्त व्यापार समझौता। आपको पता है कि भारत का आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता है और भारत ईयू के साथ अभी मुक्त व्यापार समझौते की बात करने की दिशा में, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, जापान के साथ है। अब यहाँ पर जो एफटीए है तो ऑलरेडी हमारा किसके साथ, आसियान के साथ है। तो आर्टिका एक मुक्त व्यापार समझौता जो भारत व 10 आसियान देश जिनकी मैंने अभी चर्चा की इनके बीच में है। यह 2010 में प्रभावी हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत या आसियान के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, शुल्कों को उदार करना, टैरिफ को कम करना ये था, जिससे व्यापार को ईज बनाया जा सके, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। इसमें बहुत सारी उप कमेटीज़ भी बनाई गई, जैसे SCCPT हो कस्टम प्रक्रिया के लिए। फिर आप उसके बारे में अगर आप बात करें, उसके अलावा बात करें SCETC हो आर्थिक तकनीकी सहयोग के लिए, राष्ट्रीय नवाचार के लिए हो, स्वच्छता के लिए हो, उत्पत्ति के लिए हो। तो इस तरह से बहुत सारी उप समिति भी बनाएगी। आसियान कुल वैश्विक बाजार व्यापार का 11% हिस्सा है भारत के। फिर जो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत आसियान द्विपक्षीय व्यापार $121 बिलियन पहुंच गया, जिससे आसियान भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन गया। अगली AITGI संयुक्त समिति की बैठक में जून 2025 में कुआलालंपुर मलेशिया में निर्धारित है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कहीं ना कहीं जो हमारा FTA है उसकी वजह से आसियान का जो भारत के साथ व्यापार वो लगातार बढ़ा है, और कहीं ना कहीं इसीलिए भारत क्या कर रहा है, ऐसी कंट्री से जहाँ पे भारत एक्सपोर्ट ज़्यादा है उन्हें FTA साइन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये तो रहा दूसरा आर्टिकल। अगला आर्टिकल हम बात करेंगे किसके बारे में, अगला आर्टिकल बात करेंगे 2 लाख कोशिकाएं 530 मिलियन कनेक्शंस, वैज्ञानिकों ने सबसे विस्तृत कार्यात्मक मस्तिष्क मानचित्र तैयार किया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। अगर आप इसके बारे में बात करें तो कनेक्टोमिक्स क्या होता है। तो कनेक्टोमिक्स मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके आपसी जुड़ाव को दर्शाने वाला एक वैज्ञानिक क्षेत्र है या साइंटिफिक क्षेत्र। इसका पर्पज यह होता है कि विभिन्न मस्तिष्क कोशिकाएं एक दूसरे से कैसे संवाद करती हैं। तो कहते हैं जो कनेक्ट वर्ड है उससे बना हुआ है, और जो यह बता रहा है कि जो मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं। तो ये तो बात होगी कनेक्टोमिक्स की, ठीक है। अब इसके पर्पज अगर आप देखें, इसके पर्पज क्या है, न्यूरॉन्स कैसे जुड़े होते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यह पता चलता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे AI और न्यूरो साइंस का संगम, यह परियोजना मस्तिष्क जैसे AI मॉडल विकसित करने में मदद करेगी। इसके अलावा बिग डाटा इन बायोलॉजी में भी ये हेल्प करेगी, ठीक है। पर्सनल ब्रेन रिसर्च में भी ये हेल्प करेगी। अब यहाँ पे हुआ क्या है, प्रिंसटन, बैलर और एलन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने अब तक सबसे जटिल कार्यात्मक मस्तिष्क मानचित्र प्रस्तुत किया है, ठीक है। इस अध्ययन में चूहों के मस्तिष्क के नमूने 100 मिलियन हाई रेजोल्यूशन चित्र का विश्लेषण किया गया, जिससे 1 घन मिलीमीटर। तो ये डाटा है कि ऐसा किया गया, मानचित्रण किया गया, ठीक है। कनेक्टोमिक्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। यह क्षेत्र मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शन मानचित्र करने पर केंद्रित है, ताकि न्यूरॉन्स के बीच संचार को समझा जा सके। बेसिकली वही है, कनेक्टोमिक्स बात कर रहा है कि न्यूरॉन्स आपस में उसकी जो सेल्स है उसके थ्रू कैसे कम्युनिकेट करती है, उसके बारे में यह बात कर रहा है। मस्तिष्क के बारे में अगर आप देखो तो आप पाओगे, यहाँ पर आप पाओगे मस्तिष्क स्तंभ या थैलेमस, हाइपोथैलेमस यहाँ पे आपको पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क का भाग है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर मस्तिष्क स्तंभ में अगर आप देखो मध्य मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क है, ठीक है। तो ये अलग अलग मेरुरज्जु है ना। इसके अलावा आप देखोगे कार्पस कैलोमस। तो ये अलग अलग पार्ट हैं जो कहने की मस्तिष्क के आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर अगर आप देखोगे इसके मुख्य विशेषता है, मानचित्र का पैमाना, ये मेजर है क्या क्या है। तो ये छोटे छोटे जो डाटा है ये UPSC या सिविल सर्विस नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है और किसने किया है यह आपको पता होना चाहिए। तो प्रिंसटन, बैलर और एलन इंस्टीट्यूट ने इसे किया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। फिर वैज्ञानिक जानकारी यहाँ पर, प्रौद्योगिकी विधियाँ। इस अध्ययन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी EM का उपयोग हुआ है और डाटा को 3D पुनर्निर्माण में संकलित किया गया, जिसमें न्यूरॉन्स व उसके नेटवर्क को ट्रैक और पुनर्निर्माण करने के लिए AI का सहारा लिया गया है। वैज्ञानिक जांच करते कि शोध में यह उजागर किया गया कि कैसे सिग्नल न्यूरॉन्स के माध्यम से विस्तृत नेटवर्क के जरिए यात्रा करते हैं और स्थानीय पुनरावृत्ति अप्रत्याशित कनेक्टिविटी पैटर्न को दर्शाया है। तो जो बात हुई है कि क्यों किया गया और कैसे कोशिकाएं के थ्रू कैसे जो कम्युनिकेट कर पाते हैं,
न्यूरॉन्स, उसके बारे में यहाँ पे बात हुई इस आर्टिकल में। अगला आर्टिकल बात करेगा किसके बारे में? अगला आर्टिकल बात करेगा ट्रंप के टैरिफ व 3 मानव निर्मित वैश्विक आघातों की कहानी। अब ये क्या है? यहाँ पर आप देखोगे 20 मार्च को क्या होता है 2025 को, यूएस का चालू खाता घाटा 2024 में $1133.62 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर उच्च है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लागू किए गए नए टैरिफ सभी आयातों पर 10%, चीनी आयातों पर 145% ने पिछले मौद्रिक आघातों के साथ तुलना को जन्म दिया है। ओके, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ कट गई थी। तो वर्तमान स्थिति में अगर आप देखो अमेरिका प्रेरित आघातों के संदर्भ में निक्सन शॉक, वोल्कर शॉक व ट्रंप शॉक के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे आखिर ये तीनों शॉक क्या थे। यहाँ पे आप बात करें निक्सन शॉक क्या था? डॉलर स्वर्ण रूपांतरण की समाप्ति जिससे ब्रेटन वुड्स प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। अब देखिए इसके बारे में यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1971 में क्या हुआ। इससे पहले मुद्राएं डॉलर से जुड़ी हुई थी जिसमें $35 प्रति औंस की दर से सोने में परिवर्तित किया जाता था। अब लगातार घाटे बढ़ने के कारण राष्ट्रपति जो रिचर्ड निक्सन थे उन्होंने 15 अगस्त 1971 को डॉलर को सोने में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को एक तरफा रूप से निलंबित कर दिया, जिससे जो ब्रेटन वुड्स जो प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। इसके परिणामस्वरूप डॉलर का अवमूल्यन हो गया और अन्य देशों ने अपनी मुद्राओं को फ्लोट करने की अनुमति दी। यह स्थिर निर्धारित विनिमय दरों के युग का अंत था। तो निक्सन शॉक था क्या था? यहाँ पे आपने देखा उन्होंने क्या किया, ब्रेटन वुड्स से बाहर किया और जो गोल्ड का जो सिस्टम था उससे बाहर करने के बाद क्या हुआ कि जो उनका घाटा चला आ रहा था वो कम हो जाए, इस दिशा में उन्होंने प्रयास किया। फिर वोल्कर शॉक 1980 में देखा गया। अमेरिकी फेडरल के चेयरमैन पॉल वोल्कर ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में भारी वृद्धि कर दी। दिसंबर 1979 में ब्याज दर 13.8% तक पहुँच गई। जून 81 में 20% तक पहुँच गई। और मुद्रास्फीति 1981 में 11.3 थी वह घटकर 3.8 पहुँच गई। तो इन्फ्लेशन क्या हुआ था, लगातार बढ़ती जा रही थी। तो इस वजह से अब इन्फ्लेशन कब बढ़ती है? जब क्या होता है कि चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं, है ना, जाहिर सी बात है चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी, अर्थात जो ज़्यादा मनी है वो कम वस्तुओं को चेज कर रहा होता है। मोर मनी आर चेजिंग फ्यू गुड्स। अब इस वजह से क्या होता है कि जब लोगों के हाथ पैसा ज़्यादा था तो सरकार ने क्या किया, यहाँ पर सरकार ने ब्याज दर को बढ़ा दिया। ब्याज दर को बढ़ा दिया तो पैसे सरकार के लोगों के हाथ में कम हुए। अब इससे क्या हुआ कि डिमांड थोड़ा सा कम हुई और जो महंगाई थी उसको फिर क्या गया है कंट्रोल किया जा सका और इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कम किया जा सका। तो ये तो बात हो गई किसकी, वोल्कर शॉक की। ट्रंप शॉक की बात हो रही है यहाँ पे। ट्रंप प्रशासन ने सभी आयात पर 10% व चीनी वस्तुओं पर 145% टैरिफ लगाया, जिसका उद्देश्य राजकोषीय घाटा व चालू खाता घाटा को कम करना है। अब देखें आप यहाँ पे 2 वर्ड हो रहे हैं, चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा। तो चालू खाता घाटा का मतलब क्या होता है? अगर आप इसके बारे में समझें तो आप पाएंगे कि एक साल में एक देश से वस्तुओं सेवाओं का निर्यात किया जाता है और उसी साल में उसी देश में वस्तुओं सेवाओं का आयात किया जाता है। अब अगर आप देखें इन दोनों के बीच अगर अंतर हमारा नेगेटिव में होता है तो चालू खाता घाटा कहलाता है वो, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप देखें चालू खाता घाटा तब होता है जब देश द्वारा आयात किए गए वस्तुओं हो, चाहे सेवा हो, चाहे ट्रांसफ़र पेमेंट हो, इसका पैसा निर्यात से ज़्यादा हो। मतलब क्या हो रहा है, आप पता चला कि 200 रुपये का आयात कर रहे हैं, 150 का निर्यात कर रहे हैं, तो 50 रुपये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ठीक है। अब उसमें बेसिकली इसके कंपोनेंट्स की अगर आप बात करें सीएडी के, उसमें आता है क्या, मर्चेंडाइज ट्रेड या गुड्स का जो ट्रेड होता है उसका। फिर इसके अलावा सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, आईटी सर्विसेज हो, टूरिज्म हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट ट्रांसफ़र हो। फिर नेट जो ट्रांसफ़र होता है, रेमिटेंस होता है, वह आता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये बात करते हैं सीएडी की, करंट अकाउंट डेफिसिट की। अब अगर आप बात करें यहाँ पर आगे, इसके अतिरिक्त अमेरिका अपने सहयोगी देशों जैसे यूरोप, जापान पर दबाव बना रहा है कि वे अपनी मुद्राओं को मूल्यवान होने दें, जिससे अमेरिकी निर्यात की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार हो सके। तो ये तो बात हो रही है अमेरिका जो अभी हाल में जो स्टेप्स उठा रहा है उसके बारे में, ठीक है। अब अगर बात करें सीएडी क्यों बढ़ता है, सीएडी के बारे में मैंने आपको बात बताया कि सीएडी जब आयात में वृद्धि होती है लगातार, खासतौर पर अगर आप देखें भारत या अन्य जो देश हैं वो फ्यूल्स का इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट करते हैं। अब ये लगातार आयात बढ़ते रहते हैं, निर्यात उसकी तुलना में कम मात्रा में होता है। इससे क्या होता है, तो करेंसी भी कमज़ोर होती है, आयात महंगा होता जाता है। ये क्या होता है, सीएडी बढ़ने का मुख्य कारण होता है। इसके अलावा अगर आप देखें विदेश यात्रा हो, शिक्षा क्षेत्र में जो खर्च हो, वो उसकी वजह से भी क्या है सीएडी बढ़ता है।
अगर आप बात करें CAD अगर बढ़ता है भारत में, अगर आप देखें CAD अगर बढ़ रहा है तो फिर रुपया फिर कमज़ोर होता है, रुपया डिप्रिसिएट होता है, आयात हमारे महंगे हो जाते हैं इस वजह से। और रुपये की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो जो इम्पोर्टेड जो गुड्स हैं उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। फिर आप देखोगे विदेशी मुद्रा जो भंडार होता है उसमें कमी आती है, क्योंकि जब आप आयात करेंगे कोई तो उसके बदले आप डॉलर पेमेंट करेंगे तो आपका जो फंड है रहता है RBI के पास डॉलर्स में, वो कहीं ना कहीं कम होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती हैं। अब सरकार अगर देखें, सरकार इस दिशा में कुछ कदम भी उठाती है। जैसे अगर आप देखें निर्यात को प्रोत्साहन देना, सरकार क्या करती है, PLI स्कीम लेके आती है ना, इसमें प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम, रोड टेप स्कीम लेके आती है, FTA लेके आते हैं, जिससे क्या किया जा सके, व्यापार को बढ़ाया जा सके, निर्यात को बढ़ाया जा सके, आयात को कम किया जा सके। आयात कम करना नहीं, बेसिकली निर्यात को बढ़ाना, ये बात हो गई। फिर RBI भी इंटरवेंशन करता है कभी कभी, अगर आप देखें डॉलर को बेचना हो, फिर चाहे FDI व FPI को गवर्नमेंट द्वारा जो FDI FPI इन्वेस्टमेंट होती है उसमें ढील देनी हो, तो इस वजह से क्या किया जाता है, कुछ स्टेप्स उठाए जाते हैं सरकार द्वारा। अभी बात हो रही 1991 में भी एक बात हुई थी कि 1991 की तरह रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जिससे FDI को भारत में लगातार बढ़ाया जा सके, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। जो चाइना का रिप्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं भारत उसका बेनिफिट थोड़ा सा उठा पाए। तो ये तो बात हो रही है इस आर्टिकल के बारे में। अब यहाँ दूसरा दौर यहाँ पे बात हो रहा है 1991 का दूसरा दौर, अगला आर्टिकल। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आती हैं, जिनमें आप देखोगे कि 3 चीज़ें आती हैं भारत में, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन व ग्लोबलाइजेशन की बात होती है। अब अगर आप बात करो 1991 में क्या सिचुएशन हो गई थी, तो आप जानते हो कि 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो चुका था, लेकिन जो तेल के आयात हैं वो लगातार हो रहे थे और उसके लिए भी भारत के पास पैसा नहीं बचा था। अब इस वजह से क्या हो रहा था कि भारत के पास ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि 15 दिन के लिए केवल हमारे पास फंड था या फॉरेन एक्सचेंज थे, जिसमें हम क्या कर सकते थे, आयात कर सकते थे। GDP ग्रोथ भी अगर आप देखो उस टाइम पे लगभग 1% के आसपास था। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। भारत ने क्या किया, क्या कर रखा था कि जो इन्वेस्टमेंट के रास्ते हैं लगभग बंद कर रखे थे, लाइसेंस राज हो रहा था, हर एक चीज़ में लाइसेंस, पता चलता था कि होटल खोलने में 40 लाइसेंस की आवश्यकता है। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि भारत में ना व्यापार बढ़ पा रहा था, ना निवेश, ना रोजगार। तो ये सारे चैलेंज उस टाइम पे वहाँ पे व्याप्त थे। फिजिकल डेफिसिट की बात करें, राजकोषीय घाटा, वो लगभग 9% के आसपास GDP का पहुंच चुका था। अब इसी दौरान अगर आप देखोगे तो जो भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुधारों की शुरुआत की। अब जो नरसिंह राव थे उन्होंने क्या किया, LPG को लेके आए, LPG को लेके आए और LPG में उन्होंने बात की क्या, उदारीकरण की। सबसे पहले बात की उन्होंने लिबरलाइजेशन की, उदारीकरण की, जिसमें सरकारी नियंत्रण को कम किया जा सके, लाइसेंस राज को खत्म किया जा सके, लाइसेंस परमिट राज का समापन हुआ, जिससे क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको छूट मिली भारत में। साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो रुपीज़ की कन्वर्टिबिलिटी है उसको भी बढ़ाया। फिर दूसरे स्टेप बात हुई प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया कि सरकार बहुत सारी जो ज़्यादा जो क्षेत्र है उसमें सरकारी कंपनियां ही थी, तो सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया कि कुछ क्षेत्र में कंपनी जो हैं उनमें प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जाएगा या उनको प्राइवेट किया जाएगा, जिससे प्राइवेट अथॉरिटी उसे ले सकें। POC की जो हिस्सेदारी थी उसको बेची गई। डिसइन्वेस्टमेंट, यहाँ से विनिवेश अगर आप देखें, डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई और जो लगातार अभी भी क्या है चल रहा है। फिर तीसरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की बात हुई। वैश्वीकरण की बात में ये होगा कि भारत का जो बाजार है उसको विश्व के बाजार से जोड़ना पड़ेगा। हमें FDI को जो कानून है उनमें ढील देनी पड़ेगी, FPI की जो कानून उनमें ढील देनी पड़ेगी, है ना, ट्रेड नीतियाँ डेवलप करनी पड़ेंगी। तो ये सारी बात हुई। साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ाव करना पड़ेगा, इसके बारे में बात हुई। इसी दौरान जो बैंकिंग सुधार से लेकर एक समिति का गठन किया गया, नरसिम्हा समिति का गठन हुआ और उस कमेटी ने 1991 में रिफॉर्म्स सजेस्ट किए। उन रिफॉर्म्स को भी क्या किया गया, अपनाया गया। तो ये तो बात होगी 1991 में जो सिचुएशन थी और 1991 में क्या हुई। उसका परिणाम अगर आप देखें, FDI FPI में बढ़ोतरी हुई, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ, लाइसेंस राज समाप्त हो गया और GDP ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। तो आप यहाँ पे एक आपने इमेज देखी होगी, इन्फोग्राफ देखा होगा, ये आप देखिए यहाँ पर 1990 में अगर आप देखें, 2000 में देखें तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती है। फिर अगर आप बात करें और क्या इसमें रह गया, तो ये हमने देखा। अभी अगर आप देखें, ये बात हो रही है 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को लक्षित करके उच्च टैरिफ लगाए। यह कदम अमेरिकी चीन सहयोग से टकराव की एक बदलाव को दर्शाता है, जो भारत के एक भू राजनीतिक आर्थिक अवसर प्रदान करता है।
ये बात हुई। इस लेख में देखिए तुलना 1991 के उदारीकरण से की गई है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। अब ये ट्रंप की टैरिफ नीति है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, कई बार बात कर रखी कि जो ट्रंप है उसमें अभी उन्होंने अभी जो इम्पोर्ट है और लगातार जो उनके यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है अमेरिका में, उसको कम करने के लिए स्टेप उठाया। तो बार बार उसे डिस्कस करने से मतलब नहीं, पुराने आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं। फिर चीन की आर्थिक रणनीति के बारे में भी यहाँ पर मेंशन है कि 2000 में चीन का वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी 3% थी, 2024 में 15% से अधिक हो गई है ग्लोबल एक्सपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी। 2010 के बाद चीन की जो खपत से जीडीपी अनुपात 35% के आसपास रहा है। फिर भारत के पास एक अवसर है, भारत के पास क्या अवसर है, भारत कहीं ना कहीं चीन का अगर अपने यहाँ जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है और अपने यहाँ जो एफडीआई की पॉलिसी उसमें सुधार लेके आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस सब पे लगातार काम करता है, तो जो चाइना का रिप्लेसमेंट है उसके बनने की दिशा में कहीं ना कहीं स्टेप उठा सकता है। फिर पूरी तरह से अगर रिप्लेसमेंट ना भी बन पाया तो अगर भारत 15 से 20% भी अगर आप हाइपोथेटिकल लेकर चलें कि जो इम्पोर्ट है भारत से होने लगे, जो अभी ना कहीं चाइना से होता है, तो भारत की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इस आर्टिकल की। वर्तमान संकट से संभावित लाभ। भारत ने पिछले 33 वर्षों में औसतन 6.2 जीडीपी वृद्धि बनाए रखी है, फिर भी इसके सुधार की संभावना का अधिकांश हिस्सा अप्रयुक्त है। चीन से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं हटने के साथ भारत उत्पादन व निवेश आकर्षित करने में लाभान्वित हुआ है। ये बात हो गई। अगला आर्टिकल बात कर रहा है डॉलर का गिरना, ट्रेजरी यील्ड का बढ़ना, इसके बारे में बात हो रही है। अब अगर आप बात करें बॉन्ड यील्ड के बारे में, यहाँ पे एक आर्टिकल आता है बॉन्ड यील्ड। तो आप देखोगे बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक तरह का लोन पेपर होता है, ऋण पत्र जिसे बोलते हैं, जिसे सरकार या कंपनी पैसा उधार लेने के लिए जारी करती है। तो मान के चलिए ये गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने पैसा उधार लिया पब्लिक से पैसा उधार लिया, इसने पैसा लिया, इनने इसको बॉन्ड दिया, ठीक, ये तो बात हो गई। अब बॉन्ड क्या है, एक तरह का आप देखें, अब जो जिसने लिया वो लेंडर कहलाता है। बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली प्राइस पर जारी होता है, जैसे मान के चलो 1000 रुपये पर जारी हुआ प्रिंटेड प्राइस पर, ठीक। और इसमें सरकार ने कहा कि उसमें 7% एनुअल ब्याज मिलेगा, ठीक, एनुअल ब्याज मिलेगा। इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति जिसके भी पास ये बॉन्ड होगा उसे 70 रुपये मासिक मिलता रहेगा, मतलब वार्षिक मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी, सरकार क्या करती है, बॉन्ड पर ब्याज दे। तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड पर क्या मिलता है, बॉन्ड पर ब्याज मिलता है, ठीक है ना। अब एक और वर्ड आता है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड क्या होता है कि निवेश पर जो वास्तविक रिटर्न मिलता है वो बॉन्ड यील्ड कहलाता है। सपोज दैट आपने क्या किया, आपने इस बॉन्ड को खरीदा, आपको 70 रुपये मिला, 7% आपको मिला। अब अगर आपने इसे ना खरीदा, किसी व्यक्ति से खरीदा, मान के चलिए किसी और व्यक्ति ने इसे खरीदा था, आपने उससे 1020 रुपये में खरीद लिया उससे, ठीक है, तो आपको 50 रुपये का ही लाभ हो रहा है। तो जो प्रॉफिट है आपका यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ। अब आपका बॉन्ड यील्ड अलग हो सकता है, इस व्यक्ति का बॉन्ड यील्ड अलग हो सकता है। इसे 7% मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको 6.5% मिला। तो जिसके पास बॉन्ड रहता है उसका अपना खुद का रिटर्न होता है कि उसे कितना वास्तविक रूप से रिटर्न मिल रहा है। जो रिटर्न होता है उसे बॉन्ड यील्ड कहते हैं, ठीक है। अगर आप फार्मूले की बात करें तो बॉन्ड यील्ड का फार्मूला होता है जो वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज बटे वर्तमान कीमत बॉन्ड की इंटू 100। तो ये इससे क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या है निकाला जा सकता है। सपोज दैट वार्षिक ब्याज 7% है, बॉन्ड की जो कीमत है अभी 1070 हो गई है, 1020 हो गई, 1030 हो गई है। तो फिर क्या है, यहाँ पर जो बॉन्ड यील्ड है लगातार घटती पड़ती रहेगी, ठीक। अब मान लीजिए सपोज दैट क्या हो रहा है, अब यहाँ पर तो बात हो गई, अगर 1000 बॉन्ड था तो 7% ब्याज मिल रहा था। अब अगर इसी बॉन्ड की कीमत 900 रुपये हो जाती है, ठीक है ना, 7% तो ब्याज मिलना ही है ना, 70 रुपये। तो जो बॉन्ड यील्ड है अगर आप देखें 7.78% हो जाएगी। इसी बॉन्ड की कीमत 1100 हो जाती है तो 6.36% बॉन्ड यील्ड हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे बॉन्ड की कीमत अगर कम होती है ना, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। आप समझ रहे हैं, बॉन्ड की कीमत कम हो रही है तो बॉन्ड यील्ड यहाँ पर बढ़ रही है, और बॉन्ड की कीमत अगर ज़्यादा हो रही है तो बॉन्ड यील्ड कम हो रही है। बॉन्ड की कीमत यहाँ पर ज़्यादा हुई 1100 तो बॉन्ड यील्ड यहाँ पर कम हुई, और यहाँ पर बॉन्ड की कीमत कम हुई तो बॉन्ड यील्ड यहाँ पर ज़्यादा हुई। तो ये तो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। भारत सरकार ने बॉन्ड यील्ड के लिए 10 ईयर व G-Sec यील्ड भी। अब देखो भारत में जो होता है, अगर आप देखोगे 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। 1 साल के अंतर वाले जिन्हें टी बिल भी कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है, और उसको G-Sec भी कहा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है, जो 1 साल से ज़्यादा के होते हैं। तो ये तो बात हो गई बॉन्ड यील्ड की, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अप्रैल में 2025 में ICI US डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे गिर गया, जो अप्रैल 2022 के बाद पहली बार। साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी बिल यील्ड में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए यील्ड में वृद्धि हो रही है, समझ रहे हैं आप, इसका मतलब क्या प्राइस कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है, ठीक।
10 वर्षीय 30 वर्षीय बॉन्ड यील्ड ट्रेजरी यील्ड्स में वृद्धि हुई है और 10 वर्षीय और 30 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 10% से ऊपर हो गए हैं। विश्लेषक इस आर्थिक संकट की तुलना यूके के लिज ट्रस के 2022 में से कर रहे हैं और जिसे बॉन्ड बाजार में घबराहट के रूप में जाना जाता है। अगर आप बात करें इसके बारे में, आपने देखा यहाँ पर कि ट्रस का यूके पल उस बॉन्ड बाजार संकट को संदर्भित करता है जो यूके में अप्रत्याशित कर कटौती व बढ़ी हुई खर्चीली नीतियों से उत्पन्न हुआ था, जिससे ब्रिटिश पाउंड गिर गया था, यूके सरकार के बॉन्ड यील्ड बढ़ गए थे। इसी तरह बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड मुद्रास्फीति राजकोषीय कुप्रबंधन को लेकर वैश्विक चिंता को दर्शाता है, जिससे अमेरिकी डॉलर में विश्वास कम हो रहा है। तो ये तो बात हो गई जिससे यहाँ पे चैलेंज क्रिएट हो रहा है। वर्तमान में अमेरिका की स्थिति देखें, ट्रंप द्वारा 9 अप्रैल 2025 को सभी देशों में विशेषकर चीन टैरिफ लगाने की घोषणा से निवेशक विश्वास को अस्थिर कर दिया है। ट्रंप प्रशासन से मिले मिश्रित संकेत, पहले खरीदें इसके लिए प्रोत्साहित किया गया, फिर टैरिफ को रोकना और बहुत सारा भ्रम पैदा हो गया। अब निवेशक अमेरिकी ऋण पर उच्च रिटर्न की मांग कर रहे हैं, मुद्रास्फीति अस्थिरता के बढ़ने का भी डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई। तेल बाजार भी प्रभावित है। कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल गिर गई, जो वर्ष के उच्चतम 15% की अधिक गिरावट थी। ट्रंप के व्यापारी धमकियों वैश्विक मांग चिंताओं का। तो आप देखेंगे जो ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं और ट्रंप के जो स्टेप्स हैं, जो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना हो, फिर चाहे अमेरिका में जो लोकल को एम्प्लॉयमेंट देना हो, बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाना हो जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था उसको प्रभावित कर रहे हैं, चाहे तेल को प्रभावित करना हो, चाहे बॉन्ड डील्स को प्रभावित करना हो। क्योंकि आप देखेंगे जो विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं डॉलर के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो डॉलर में कोई चेंज होता है तो पूरे ग्लोबली अगर आप देखेंगे पेमेंट सिस्टम उसमें चेंज हो जाता है, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट में चेंज हो जाता है, ग्लोबली इन्वेस्टमेंट रेट में चेंज हो जाता है। बहुत सारे चैलेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। फिर अब अगला आर्टिकल बात करेगा एल नीनो ला नीना से रिलेटेड। 11 अप्रैल 2025 को अमेरिका स्थित नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पुष्टि की इस गर्मी एल नीनो की उपस्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। इस महीने की शुरुआत में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आगामी मानसून सत्र के दौरान एल नीनो की संभावना को खारिज कर दिया था। NOAA के अप्रैल अपडेट के संकेत मिलता है कि एंसो न्यूट्रल चरण में उत्तरी गोलार्धी गर्मी के दौरान जारी रहेगा। सिंपली अगर आप देखो एल नीनो ला नीना के बारे में अगर आप देखो तो एल नीनो का मतलब क्या है, आप दो चीज़ समझ लो। यहाँ पर आप यहाँ पर क्या समझना है, सपोज दैट ये मैं आप बना दे रहा हूँ, ये ग्लोब अगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि ये चलिए ये हो गया उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया, फिर ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये यूरोप, ये एशिया हो गया और ये पैसिफिक ओशियन हो गया, ठीक है। अब पैसिफिक ओशियन हो गया, ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर इस वाले रीजन में, ये भी पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, तो हवाएं का जो रुख है इधर हो जाता है, हवाओं का जो रुख है इधर हो जाता है। तो भारत में जो वर्षा है वहाँ पे कम होती है, सूखे की संभावना हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें ये तो एल नीनो की सिचुएशन में होता है। ला नीना की सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर इस रीजन में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और प्रेशर यहाँ पर हाई हो जाता है, तो हवाएं इधर चलने लगती हैं। लो प्रेशर हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, तो हवाओं का रुख इधर हो जाता है, ट्रेड विंड्स भी मजबूत हो जाती हैं और भारत में अच्छे मानसून का संकेत होता है। तो ये तो बहुत आसान भाषा में हो गई एल नीनो ला नीना की बात, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है आप देखेंगे ईस्टर्न पैसिफिक जो ओशियन है वो पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म हो रहा है एल नीनो में, ठीक है। ट्रेड वाइंड्स भारत के लिए कमज़ोर हो रही हैं, ठीक। और ला नीना में क्या हो, ईस्टर्न पैसिफिक पानी सामान्य से ठंडा हो जाता है, ठीक है, ट्रेड वाइंड्स तेज हो जाती हैं और भारत की तरफ या इंडियन ओशियन में आप देखोगे ओशियन ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये तो बात हो गई उसमें। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखें तो आपको ये चीज़ पता होगा कि पानी का तापमान जो है वो गर्म हो रहा है एल नीनो में, ला नीना में ईस्टर्न पैसिफिक ठंडा हो रहा है। ट्रेड वाइंड्स जो हैं एल नीनो में कमज़ोर रही हैं, ला नीना में तेज हो रही हैं। भारत में अगर आप देखें असर एल नीनो अगर होता है तो भारत में कम बारिश होगी, सूखे की संभावना है। बस ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट आपको पूछ सकता है। वहीं ला नीना में अच्छी बारिश की संभावना होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एक और इम्पैक्ट है एल नीनो का। एल नीनो से क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। अगर आप देखेंगे एल नीनो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाता है, वहीं अगर आप देखोगे ला नीना से ग्लोबल टेम्परेचर एवरेज रहता है या इससे घटता है। तो ये तो बात हो गई, हमने किसके बारे में देखा, एल नीनो ला नीना के बारे में। अब एल नीनो और ला नीना को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे बोला जाता है एंसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। ये तो बात हो गई एल नीनो ला नीना की। वही यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट में बात हो रही है कि यहाँ पे इस बार क्या रहेगा, इस बार मौसम ठीक रहेगा, बारिश होने की संभावना है। पूरे स्टेटमेंट में पूरे जो आर्टिकल है यही बात कर रहा है। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करें किसके बारे में, बाबा साहब व गांधी जी के बारे में। तो आप पाएंगे यहाँ पर बाबा साहब
की जो 135वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के साथ उनके रिश्ते की जांच करता है ये आर्टिकल। उनके वैचारिक मतभेद व समानताओं पर चर्चा करता है। विशेष जाति है, साम्यवाद है, अहिंसा है। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं थी। अब सबसे पहले दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो बाबा साहब के बारे में अगर आप जानें तो 1891 में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाद में इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD की, ब्रिटिश गए, वहाँ उन्होंने पढ़ाई की, बैरिस्टर बन के आए। ठीक है, भारत में अगर आप देखें, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन रहे, है ना, प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने सामाजिक सुधार की दिशा में बहुत सारे कार्य किए, अछूतों के अधिकार को लेकर हो, चाहे जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लेकर हो। फिर महार सत्याग्रह के बारे में आपने सुना होगा, महार सत्याग्रह जो 1927 में हुआ था। उसके अलावा आपने कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 में हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने 1956 में फिर क्या किया, 1956 में उन्होंने लाखन में के साथ मिलकर बौद्ध धर्म को अपना नवयान नामक नई शाखा एक तरह से देखने को मिली। कुछ उनकी अच्छी पुस्तकें भी हैं, जैसे आप देखोगे एनहिलेशन ऑफ कास्ट, फिर हुवर शूद्राज हो, शूद्र कौन थे, तो इस पर उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। और कुछ संस्थान भी उन्होंने स्टैब्लिश किए, जिसमें आप देखोगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी हो। ठीक है, ये सारे उन्होंने काम किए। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जो बाबा साहब के क्या काम थे। फिर गांधी जी के बारे में आपको पता होगा कि गांधी जी यंग इंडिया हो, नवजीवन हो नामक पत्रिका उन्होंने निकाली थी। फिर आपने देखा होगा कि गांधी जी को मूवमेंट थे, आपको दिखाई देते हैं, आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह हो, खेड़ा सत्याग्रह हो, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, उसके पहले असहयोग आंदोलन 1919 हो, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी के पूरे आंदोलन कहें कि भारत की आज़ादी की दिशा में अपना योगदान दर्शाते हैं। यहाँ पे ये आर्टिकल बात कर उनके वैचारिक मतभेदों के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे जो गांधी जी थे वो जाति व्यवस्था को मानते थे, लेकिन जो अम्बेडकर थे जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। इसी वजह से आप देखोगे जब पूना पैक्ट होता है, अब पूना पैक्ट में ऐसा प्रावधान होता है कि जो पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान, ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम प्रदान कर दिया गया, जो भारत में जो पिछड़ी जनजातियाँ थी या दलित समुदाय था, इसको लेकर गांधी जी ने आंदोलन कर दिया और गांधी जी ने आमरण अनशन जारी किया। जिसके बाद आप देखोगे 1934 में पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी व डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में, जिसमें मदन मोहन मालवीय व अन्य नेताओं ने मध्यस्थता की। बाद में गांधी जी ने कहा कि आपको 72 सीटें सेपरेट इलेक्टोरल मिल रही थी और हम आपको 147 आपको सीटें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आरक्षित सीटें रहेंगी, लेकिन पृथक निर्वाचक नहीं रहेंगे। उन दोनों में फ़र्क क्या है? आरक्षित सीटों का मतलब यह होता है कि वहाँ पर उसी समुदाय से संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, वोट सभी लोग करेंगे। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम क्या था, वहाँ पर उसी समुदाय से व्यक्ति चुनाव भी लड़ेंगे और वोट भी वही व्यक्ति करेंगे। इससे कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय को बांटने का प्रयास था, जिसे गांधी जी ने फेल कर दिया। तो फिर यहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे BR अम्बेडकर की तुलना में गांधी जी ज़्यादा धार्मिक दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अलग अलग शिक्षाएं थी, अलग अलग सिचुएशन थी, उन्होंने अलग सिनेरियो को फेस किया था, जिस वजह से कुछ उनके बीच मतभेद दिखाई देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखो जाति व्यवस्था को देखकर, चाहे पूना पैक्ट को लेकर यहाँ पर बात होती है इस आर्टिकल में। साथ ही साथ साम्यवाद हिंसा पर विचार है। अपने काम पर बुद्ध या कार्ल मार्क्स में अम्बेडकर ने साम्यवाद की आलोचना की। मार्क्सवाद क्रांति के बजाय बुद्ध के शांति मार्ग का उन्होंने उपदेश दिया। साथ ही आप देखोगे आध्यात्मिक व नैतिक मिलन, दोनों नेताओं को विश्वास था कि नैतिक साधनों से नैतिक उद्देश्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जबकि अम्बेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया, शांति व सामाजिक न्याय की वकालत की। गांधी ने धर्म व व्यक्तिगत नैतिक कर्तव्य पर उन्होंने जोर दिया। गंभीर बयानों पर विचारधारा का प्रयास, 1955 में एक BBC साक्षात्कार में अम्बेडकर ने गांधी को महात्मा कहने से इनकार किया, यह दावा करते हुए वे आदमी के अंदर देख सकते हैं। अपनी आलोचना के बावजूद अम्बेडकर ने बाद में अपने लेख में अहिंसा व आध्यात्मिक सुधार के साथ समझौता किया। ये तो बात हो रही है यहाँ पर गांधी जी और अम्बेडकर के जो थॉट्स थे उसको लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही है। हमने गांधी जी के बारे में थोड़ा सा देखा, अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा देखा। तो आज के आर्टिकल में फिलहाल इतना ही। एक और आर्टिकल उसे भी देख लेते हैं। ये आर्टिकल बात कर रहे हैं बीजिंग इंडिया रिपोर्ट, एक मील का पत्थर है। बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024 भारत की बीजिंग मीट प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के तहत पहली रिपोर्ट है, जो ग्रामीण भारत में लिंग जलवायु कनेक्शन पर जोर देती है। अर्शी रग द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में यह चर्चा की गई कि जलवायु असुरक्षा विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करती है। यह रिपोर्ट बीजिंग घोषणा के 30 वर्ष बाद जारी की गई है और इसमें 12 प्रमुख लिंग समानता पर ध्यान दिया। तो जो बीजिंग डिक्लेरेशन है वो किसकी बात करता है? वुमेन को लेकर जो इशूज़ हैं, वुमेन इक्वलिटी को लेकर, जेंडर इक्वलिटी को लेकर, उसके बारे में बात करता है। अब इसे 1995 में साइन किया गया था। एक संयुक्त राष्ट्र संघ का ढांचा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, लिंग समानता की बात करता है। बाद में इस प्लेटफॉर्म से प्रभावित होकर लिंग केंद्रित कानूनों को अपनाया। पोस्ट अधिनियम हो, घरेलू हिंसा अधिनियम हो। 2024 की रिपोर्ट में भारत में लिंग संवेदनशीलता जलवायु कार्रवाई में मौजूदा अंतर को उजागर किया।
फिर आप देखो मुख्य विशेषताएं, जलवायु संकट का लिंग आधारित प्रभाव। आपने देखा खाद्य असुरक्षा, महिला एनीमिया 6 गुना अधिक प्रभावित होती है, भारत में 50% गर्भवती महिला एनीमिक है। तो जलवायु परिवर्तन का आप इम्पैक्ट क्या देखोगे, पर्यावरण में जब प्रदूषण बढ़ेगा तो आप देखोगे तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस को ही होता है, उसमें महिलाएं आती हैं और महिलाओं पर इसके नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अवैतनिक श्रम और पलायन हो, अवैतनिक श्रम महिलाओं के काम का 77% है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली आप देखें वुमेन को लेकर वुमेन को इक्वालिटी लाने संबंधी ये आर्टिकल है। कहीं ना कहीं बीजिंग इंडिया रिपोर्ट, बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इस आर्टिकल में फिलहाल इतना ही, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।